So hi guys, welcome back to our channel Legal Lift. This will be your fifth video for tort law and the legal reasoning. I hope आप लोग को सारे concepts और questions समझ आ रहे हो अभी तक जितने भी मैंने समझाए हैं. If there is still any problem, you all can comment and let me know. I will try to solve them in the next videos. So in the previous video, we completed general defenses of tort law. We also did some principal fact-based questions. Now we'll be moving on to different specific torts like negligence, defamation, nuisance, etc. one by one. But before starting that, I would also like to add a few key points which you all should know. So the key points are, the first one is concept of remoteness. No defendant can be made liable ad infinitum for all the consequences which follow his wrongful act because the consequences may be infinite. So what this point means is कि किसी भी defendant को infinite चीज़ों के लिए liable नहीं माना जा सकता जो भी उसके act की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके किसी भी wrongful act के consequences infinite हो सकते हैं, बट वो infinite consequences के लिए उसे liable नहीं किया जा सकता. So for example, if a person is moving on a road and he hits a bicycle, और उस बाईसाइकिल पे जो इंसान बैठा था वो अपने बैग में was carrying a bomb. So because A hit the bicycle and because of that accident the bomb exploded और जिसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हुई. So यहाँ पे A वो बाईसाइकिल को हिट करने के लिए लायबल हो सकता है, बट वो बॉम्ब एक्सप्लोजन के लिए लायबल नहीं हो सकता क्योंकि उसको नहीं पता था कि क्या होने वाला है. लाइक इट्स नॉट अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ हिज एक्ट. ओके, सो उसको बॉम्ब एक्सप्लोजन के लिए लायबल नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ इसलिए लायबल किया जा सकता है कि उसने एक बाईसाइकिल को ठोकर मारी. He can be made liable for those consequences which have a direct link or connection with his conduct. Again वही, जिसका डायरेक्ट लिंक और कनेक्शन है उसके कंडक्ट या उसके एक्ट की वजह से सिर्फ उसी चीज़ों के लिए उसे लायबल किया जा सकता है. A defendant can always plead as a defense that the damage was caused due to novus actus interveniens, that is, the new intervening act or remoteness of consequences, and his conduct was not proximate immediate cause of damage. So एक defendant हमेशा ये defense ले सकता है कि कोई कुछ कि वो डैमेज किसी न्यू इंटरवेनिंग एक्ट की वजह से हुआ है या फिर वो डैमेज बहुत ही रिमोट है, वही कि उसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, उसका इमीडिएट लिंक नहीं है उसके कंडक्ट से. तो जैसे कि वो पर्सन ए ने साइकिलिस्ट पे जाने वाले एक इंसान को ठोकर मारी और उसकी वजह से एक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, और वो बॉम्ब एक्सप्लोजन होने की वजह से भी अगल बगल की बिल्डिंग्स में भी फायर कैच हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. बट तो यहाँ पे जो ए है, जो डिफेंडेंट है, वो ये डिफेंस ले सकता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है, बॉम्ब एक्सप्लोजन, कैच फायर ऑफ द नियर बाई बिल्डिंग्स, ये सब बहुत रिमोट कॉन्सिक्वेंसेज है उसके एक्ट के. उसने तो सिर्फ एक ठोकर मारी थी, वो उसका इमीडिएट कॉज नहीं है. उसका इमीडिएट कॉज बस इतना होता है कि वो साइकिलिस्ट को चोट लगती. तो ये डिफेंस ये रह सकता है कि उस जो ये डैमेज कॉज हुए हैं वो बहुत ही रिमोट कॉन्सिक्वेंसेज है उसके एक्ट के, या फिर एक कुछ नई इंटरवेनिंग एक्ट की वजह से हुआ है, जो कोई ऐसी नई चीज़ आ गई बीच में जिसकी वजह से इतना बड़ा डैमेज हो गया, बट ये उसके एक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है. सो मूविंग ऑन, हाउ टू डिटरमाइन वेदर डैमेज इज रिमोट और नॉट. अब कैसे डिटरमाइन करोगे कौन सा डैमेज रिमोट है या नहीं. The test of reasonable foresight. The defendant can be liable only for those consequences of his wrongful act which he or any reasonable man could have reasonably foreseen. तो आप ऐसे डिटरमाइन करोगे किसी भी कॉन्सिक्वेंसेज का कि ये या डैमेज का कि ये रिमोट है कि नहीं. आप ऐसे डिटरमाइन कर सकते हो ये पता करके कि वो जो डैमेज हुआ है वो फोर्सेबल था या नहीं. एक रीजनेबल मैन अगर कोई एक्ट करता है तो उसको ये फोर्सेबल था कि नहीं, कि उसके एक्ट करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. जैसे ये पर्सन ए को जैसे ये पर्सन ए कभी भी ये फोर्स नहीं कर सकता था कि एक साइकिलिस्ट को ठोकर मारने से एक बॉम्ब एक्सप्लोजन होगा, कुछ बिल्डिंग्स में फायर लग जाएगी. वो ये कभी भी फोर्स ही नहीं कर सकता था. वो या कोई भी रीजनेबल मैन ये फोर्स ही कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसके बैग में क्या है या फिर कुछ भी. उसको सिर्फ इतना फोर्स ही कर सकता था कि वो साइकिलिस्ट को चोट लग सकती है उसके केयरलेसनेस की वजह से. So yeah, the test of reasonable foresight, इस टेस्ट से आप डिटरमाइन कर सकते हो उसमें जो डैमेज हुआ है वो रिमोट है या नहीं. बट एक और एग्जांपल जहाँ पे फोर्सेबल होता है, मान लो एक पर्सन है ए, पर्सन ए हैज लेफ्ट हिज कार्ट, और वो कार्ट हॉर्स चलाता है, ठीक है. सो वो कार्ट उसने रोड पे अनअटेंडेड छोड़ दिया, लाइक वो हॉर्स विद द कार्ट इज लेफ्ट अनअटेंडेड ऑन द रोड.
सो कुछ बच्चे आते हैं, वो हॉर्स को परेशान करते हैं, सो वो हॉर्स दौड़ना शुरू कर देता है, द हॉर्स स्टार्ट्स रनिंग। सो यहाँ पे वो हॉर्स जब दौड़ने लगता है तो रोड पे उसने बहुत सारे पेडेस्ट्रियन जो रोड पे चलते हैं जो लोग, उनको डैमेज कॉज किया, उनको इंजरी। यहाँ पे हॉर्स का ड्राइवर जो है वो लायबल होगा, क्योंकि इतना तो फोर्सिबल है ना कि अगर वो एक अनअटेंडेड एनिमल को रोड पे छोड़ रहा है तो कोई भी बच्चा या कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से हॉर्स वो एनिमल ट्रिगर हो जाए और वो भागना शुरू कर दे और दूसरों को इंजरी कॉज करे। तो बहुत ही फोर्सेबल चीज़ है कि आप किसी भी एनिमल को अनअटेंडेड बिना बांधे बिना टाइम के ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए आपको। तो यहाँ पे कार ड्राइवर लायबल है। सो मूविंग अहेड, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉर्ट्स, ये अलग अलग टाइप के टॉर्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। मतलब इस वीडियो में सारा नहीं पढ़ेंगे, बट वी आर स्टार्टिंग विद इट। So the first one is negligence, then defamation, nuisance, trespass, false imprisonment, malicious prosecution, vicarious liability, strict liability, and absolute liability. Starting off with negligence. Negligence can be defined as a failure to use ordinary care through either one's action or lack of action, resulting in damage to someone in one way or other. तो negligence मतलब कि आपने ऑर्डिनरी केयर, जो आपको केयर लेनी चाहिए थी एक जनरल कॉन्सिक्वेंट सिचुएशन में, जो आपको एक केयर करनी चाहिए थी, जो आपको सावधानी लेनी चाहिए थी, वो आपने नहीं ली, और वो सावधानी ना लेने की वजह से दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ डैमेज या इंजरी कॉज हुई है। Must prove that someone's inaction or lack of actions negligence was the reason you sustain damages. Negligence मतलब वही केयरलेसनेस, आपकी केयरलेसनेस की वजह से किसी और को डैमेज पहुंचेगा। तो द प्लेंटिफ, वो प्लेंटिफ को ये प्रूफ करना होता है कि किसी दूसरे के, जो डिपेंडेंट के केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस की वजह से उसको डैमेज सफर हुआ। एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस, ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड डैमेज। So duty of care, it is an obligation that exists between two parties to do no harm to each other. कुछ एसेंशियल्स है नेग्लिजेंस की, मतलब अगर आपको नेग्लिजेंस प्रूव करना है कोर्ट में तो आपको ये चीज़ें प्रूव करनी होगी कि डिफेंडेंट का ड्यूटी ऑफ केयर था, डिफेंडेंट ने अपनी ड्यूटी ब्रीच की है, और डिफेंडेंट के ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से प्लेंटिफ को डैमेज कॉज हुआ है। तो ड्यूटी ऑफ केयर मतलब क्या होता है? इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, ये एक ऑब्लिगेशन है, एक पर्सन दो ये एक ऑब्लिगेशन है जो दो पार्टीज के बीच में एग्जिस्ट करता है एक दूसरे के अगेंस्ट, कि वो एक दूसरे को हार्म कॉज नहीं करेंगे। तो अगेन मैं अपने उसी एग्जाम्पल पे जाऊँगी कि अगर मैं इफ़ आई एम ड्राइविंग ऑन अ रोड, तो मेरी ये ड्यूटी है दूसरे लोगों के प्रति जो रोड पे मूव कर रहे हैं कि मैं उनको हार्म कॉज ना करूँ अपने केयरलेसनेस की वजह से, स्पीड ड्राइविंग या ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करके मैं उनको ना हार्म करूँ, और सिमिलरली उनका भी ये ड्यूटी है कि वो मुझे हार्म ना करें। सो दैट इज़ व्हाट ड्यूटी ऑफ केयर मीन्स। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, नॉन ऑब्जर्वेंस or due care which is required in a particular situation. The standard of care requires is that of reasonable person of an ordinary prudent man. तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब जब आप ये ड्यूटी एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप केयरलेसनेस दिखाते हो कि अपना आप ड्यू केयर, जो आपको एक ऑर्डिनरी केयर सावधानी बरतनी चाहिए थी, वो आप नहीं करते हो किसी सिचुएशन में, तो देन यू आर सेड टू हैव कमिटेड ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर यहाँ पे लेना होता है ना, कि आप बोलोगे कि वो ऑर्डिनरी केयर मतलब क्या, कि आप कैसा केयर लेना, आप ये कैसे डिटरमाइन करोगे कि आपको कितना केयर, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, कितनी नहीं। तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर वो है जो एक ऑर्डिनरी रीजनेबल या प्रूडेंट मतलब अगेन रीजनेबल मैन, जो एक रीजनेबल मैन उस सिचुएशन में लेता, उतना ही आपको सावधानी बरतनी है, उतना ही ऑर्डिनरी केयर, उतना ही ड्यू केयर आपको दिखाना होता है। और अगर आप वो ड्यू केयर नहीं दिखाते तो आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया। ब्रीच मतलब फॉलो नहीं किया, लाइक तोड़ा ब्रीच, तो आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया। So the third essential of negligence is damage. Damage has occurred to plaintiff. तो थर्ड एसेंशियल ये है कि कुछ डैमेज प्लेंटिफ को कॉज हुआ है ड्यू टू ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट ने अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया जिसकी वजह से प्लेंटिफ को कुछ ना कुछ डैमेज या लॉस सफर हुआ है। ये तीन एसेंशियल्स हैं टू प्रूफ नेग्लिजेंस। इसका एक एग्जांपल, दिस इज अ फेमस केस ऑफ डोनोव वर्सेस स्टीवेंसन। सो इसमें क्या होता है कि दो दोस्त ए एंड बी एक बार में जाते हैं ड्रिंक करने, दे ऑर्डर अ जिंजर बियर बॉटल। सो इन दैट बॉटल, वो बॉटल पूरा पैक होता है, लाइक कैन सील्ड होता है, ठीक है। तो वो शॉप ओनर के पास कोई भी तरीका नहीं है कि वो बॉटल के अंदर क्या है वो जान पाए। तो क्या होता है कि जब ए एंड बी ड्रिंक कर रहे होते हैं
उनको कुछ टेस्ट में अलग लगता है. They notice that something is wrong with the taste of the beer. So later they find out that उस बॉटल में डेड स्नेल्स हैं. So then they sue the manufacturer of the ginger beer bottle. So यहाँ पे क्या है कि मैन्युफैक्चर ऑफ जिंजर बियर बॉटल आप सोचोगे कि उसको क्यों सू किया, वो तो जिस बार में उन्होंने ड्रिंक करने गए थे उससे शॉप ओनर को करना चाहिए था. पर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे शॉप ओनर का ड्यूटी ऑफ केयर नहीं था, क्योंकि अगर वो बॉटल पूरा सील्ड है तो वो कैसे ही देखेगा कि अंदर क्या है, अंदर अंदर वो जो भी मटेरियल है वो सही है कि नहीं. तो यहाँ पे उसका ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी रीजनेबल मैन, शॉप ओनर जो है, कोई भी ऑर्डिनरी मैन उस बॉटल के अंदर नहीं जान सकता कि क्या है. सो बिकॉज ऑफ दिस शॉप ओनर लाइबल नहीं है, मैन्युफैक्चर लाइबल है, क्योंकि उसका ड्यूटी ऑफ केयर था कि वो जो भी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है वो हेल्दी हो और सही हो, लाइक उसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो. ये उसका ड्यूटी है मैन्युफैक्चरर का, जो वो बियर मैन्युफैक्चर कर रहा है, और उसने अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, उसने ये केयर नहीं ऑब्जर्व किया, इसकी वजह से प्लेंटिफ जो ए एंड बी है उनको डैमेज सफ़र हुआ. सो दिस इज द एग्जाम्पल. मूविंग ऑन टू अ लीगल मैक्सिम, रेस इज वाई लॉक्यूचर. ये negligence से related है, that's why we are studying it here. This is a Latin maxim for. So this Latin maxim means the thing speaks for itself. A doctrine of law that one is presumed to be negligent if one had exclusive control of whatever caused the injury, even though there is no specific evidence of an act of negligence, and without negligence the accident would not have happened. So इस doctrine of law का मतलब है कि a person A is presumed to be negligent अगर उस एक्ट के ऊपर उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल था और बिना नेग्लिजेंस के वो रॉन्गफुल एक्ट हो ही नहीं सकता था. इवन तो उसके नेग्लिजेंस का कोई प्रूफ नहीं है, बट स्टिल ही इज presumed to be negligent. बट दिस बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि डैमेज कॉज हुआ है, ड्यूटी ऑफ केयर था डिपेंडेंट का, और उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल था उस एक्ट के को इंजरी कॉज हो या ना, उस एक्ट के ऊपर उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल था. तो ये सब कुछ प्लेंटिफ को प्रूव करना होगा. सो लाइक मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया था पिछले वीडियोस में कि देयर वाज अ क्लॉक टावर इन दिल्ली, और क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वो क्लॉक टावर मेंटेन नहीं किया तो वो क्लॉक टावर गिर गया और उसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई. तो यहाँ पे क्या है, इट वॉज एविडेंट कि ये क्लॉक टावर बिना एक नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से तो नहीं गिर सकता ना. मतलब अगर क्लॉक टावर को मेंटेन किया होता अच्छे से तो वो नहीं गिरता. सो या सो वो बिना किसी ने तो नेग्लिजेंट एक्ट किया है जिसकी वजह से वो क्लॉक टावर गिरा है. और किसकी ड्यूटी थी यहाँ क्लॉक टावर मेंटेन करने की? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की. सो यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज प्रिज्यूम्ड टू बी नेग्लिजेंट, क्योंकि उसी का एक्सक्लूसिव कंट्रोल था उस क्लॉक टावर के ऊपर, उसी को उसको मेंटेन करना था. और ये जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो बिना किसी के नेग्लिजेंट एक्ट होने के, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बिना किसी ने नेग्लिजेंट एक्ट ना की और वो एक्सीडेंट फिर भी हो गया हो. मतलब किसी ने तो नेग्लिजेंट एक्ट किया तभी वो एक्सीडेंट हुआ है. सो दैट व्हाट दिस पॉइंट मीन्स कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज प्रिज्यूम्ड टू बी नेग्लिजेंट बिकॉज उसका कंट्रोल था. जिस भी चीज़ ने इंजरी कॉज की, क्लॉक टावर ने इंजरी कॉज की, तो उसके ऊपर उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल था. और भले ही कोई प्रूफ ना मिले उनके नेग्लिजेंट एक्ट का, बट स्टिल दे आर प्रिज्यूम्ड टू बी नेग्लिजेंट, क्योंकि उनका एक्सक्लूसिव कंट्रोल था. बिना नेग्लिजेंट के वो एक्ट हो ही नहीं सकता था. बट ये प्लेंटिफ को प्रूफ करना होगा. Moving on to contributory negligence, it is used to describe the actions of an injured person that may have also caused or contributed to his injury. Contributory negligence is more of a defense. Individuals who are sued for negligence can claim that plaintiff was at least partially at fault or injury. So यहाँ पे यही है कि मान लो ए को बी के एक्ट की वजह से कोई इंजरी कॉज हुई है, बट उसमें ए की भी कुछ गलती थी जिसकी वजह से उसको इंजरी कॉज हुई है. सो यहाँ पे डिफेंडेंट ये बोल सकता है कि प्लेंटिफ की भी थोड़ी सी गलती तो है, ही वाज एटलीस्ट पार्शली एट फॉल्ट फॉर हिज इंजरी. उसकी खुद की भी थोड़ी सी गलती है जिसकी वजह से उसको इंजरी कॉज हुई है. सो एक इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लो एक रोड पे देयर आर टू व्हीकल्स, देयर आर टू बाइक राइडर्स. इसमें क्या होता है, ए इज हिट बाय बी. ओके, सो यहाँ पे बी की द सिचुएशन वाज कि बी वाज ड्राइविंग अबव द स्पीड लिमिट, बट ए वॉज ड्राइविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. लाइक जिस रोड से उसको, जिस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए उस रोड से, वो उस डायरेक्शन में ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इज मूविंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ रोड.
तो यहाँ पे ए की भी गलती है, बी की भी गलती है। ए की गलती ये है कि वो गलत डायरेक्शन, गलत साइड से जा रहा है, सॉरी गलत साइड ऑफ रोड से जा रहा है, उसको साइड रोड से नहीं जाना चाहिए। और बी की ये गलती है कि वो स्पीड लिमिट से ज़्यादा स्पीड करके ही वॉज ड्राइविंग। सो यहाँ पे इट इज़ अ इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जहाँ पे बोथ ए एंड बी आर एट फॉल्ट। Then moving on to professional negligence. It is defined as a breach of duty of care or of a contractual obligation in the performance of professional work or in the provision of professional services. So मतलब कि कुछ जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनका ऑब्लिगेशन होता है कि वो जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो बहुत ही ड्यू केयर से करें, वो कोई नेग्लिजेंस ना शो करें। सो व्हेन द प्रोफेशनल्स आर violating, when professionals have done a breach of duty while exercising their work, it is called a professional negligence. For example, एक डॉक्टर की का एक ये प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन होता है कि जब उसका पेशेंट आया है तो वो उसको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे और उसके कंसेंट से दे। बट अगर वो किसी भी तरह का नेग्लिजेंस अटेम्प्ट कर देता है, लाइक वो उसको गलत मेडिकेशन दे देता है या फिर उसको मेडिकेशन देने से पहले उसकी एलर्जीज नोट डाउन नहीं करता है, ये सब तरह की नेग्लिजेंस अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी वो करता है तो फिर he is said to have committed a professional negligence. Professionals have a duty under the law to exercise a reasonable degree of care and skill while providing services to their clients. Same point, उन लोग को ये reasonable degree of care and skill शो करनी होती है जब भी वो सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर एग्जाम्पल का डॉक्टर और पेशेंट का एग्जाम्पल दिया, बट ये सारे प्रोफेशंस में अप्लाई होता है, लॉयर का उसके क्लाइंट से या फिर इंजीनियर्स का, सबका। अगर अगर आप एक लॉयर हो तो आपका ये ड्यूटी है कि आप अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लीक ना करो, उसको पब्लिक ना करो। बट अगर आप ये सब कर देते हो, भले ही गलती से कर देते हो, देन टू यू आर लायबल फॉर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस बिकॉज आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है। So moving on to next thought, defamation. Any intentional false communication, either written or spoken, that harms a person's reputation, decreases the respect, regard, or confidence in which a person is held, or induces disparaging, hostile, or disagreeable opinions or feeling against a person. So अगर आपने intentionally किसी दूसरे इंसान के बारे में कुछ फॉल्स कम्युनिकेशन किया, भले वो लिख के या बोल के, जो दूसरे इंसान की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाता है या फिर उसकी रिस्पेक्ट या रिगार्ड या कॉन्फिडेंस जो जो उसके अंदर है उन सबको लोअर डाउन करता है, उन सबको डिक्रीज करता है, या फिर सोसाइटी में उस इंसान के प्रति कुछ गलत ओपिनियंस डाल देता है, कुछ गलत फीलिंग्स डाल देता है। आपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोले जिसकी वजह से बाकी लोग उस इंसान के बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं, और आपने जो बोला है वो गलत है, ठीक है। अगर आपने सही बोला है तब की बात नहीं होगी, अगर आपने जो बोला वो गलत है तो फिर आपने डिफेमेशन कमिट किया। It lowers someone's reputation in the mind of right-thinking members of the society. Again, कि right-thinking members of the society के मन में आपने उसकी reputation कम कर दी, then you are said to have committed defamation. So एक defamation का एक simple सा example कि अगर आपके friend ने या फिर चलो मेरे friend ने मेरे बारे में ये communicate किया कि आई एम अ वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन, आई एम नॉट रिलायबल, मैंने अपने जॉब में कुछ फ्रॉड किया है और ये सब फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैं, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। सो आई कैन sue हिम फॉर डिफेमेशन क्योंकि उसने मेरी रेपुटेशन डाउन की है। और ये तभी हो सकता है जब उसने ये सब चीज़ें किसी तीसरे इंसान को बोला हो। मुझे बोला है तो नहीं हो सकती क्योंकि फिर मेरा रेपुटेशन किसी और के मतलब किसके नज़र में डाउन हो रहा है ना। तो डिफेमेशन का ये क्राइटेरिया आई थिंक कि जिसके बारे में आप गलत चीज़ें बोल रहे हो उसका रेपुटेशन डाउन होना चाहिए इन द माइंड ऑफ इन द माइंड ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। एक दूसरे थर्ड पर्सन या किसी एक भी थर्ड पर्सन को बोल दिया है तो ही सेड टू हैव कमिटेड डिफेमेशन। बट अगर सिर्फ मुझे बोला है तो ऐसा नहीं होगा, तो उसने डिफेमेशन कमिट नहीं किया। टाइप्स ऑफ डिफेमेशन: स्लैंडर, डिफेमेटरी स्टेटमेंट by spoken words or gestures tending to injure the reputation of others. Libel, publication of false and defamatory statement tending to injure the reputation of another person without lawful justification or excuse. सो स्लैंडर होता है जब आप बोल के किसी और की जब आप बोल के डिफेमेशन करते हो, जब आप बोल के किसी की रेपुटेशन डाउन करते हो तो वो स्लैंडर होता है। बट अगर आप पब्लिश करके लाइक कुछ लिख के कहीं पे न्यूज़पेपर में पब्लिश करा के या आर्टिकल्स या ब्लॉग्स या किसी भी रिटन फॉर्म में अगर आप पब्लिश करा के उसका रेपुटेशन डाउन कर रहे हो, उसको डिफेम कर रहे हो, तो इट कम्स अंडर लाइबल। देन एसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन: द फर्स्ट वन इज द स्टेटमेंट इज फॉल्स, however spelling गलत हो गई है, however words spoken in anger or annoyance or in the heat of movement are not defamatory
they in no way reflect on the character of the one being abused. So पहला कंडीशन ये होता है, पहला एसेंशियल ऑफ डिफेमेशन ये होता है कि आप जिसने भी डिफेमेशन कमिट किया है ना, वो उसने जो कुछ भी बोला है किसी के बारे में, वो स्टेटमेंट फॉल्स है, वो ट्रू होगा तो फिर वो डिफेमेशन नहीं है, क्योंकि वो तो सच है ना, वो जो बोल रहा है वो सच है, तो वो डिफेम नहीं कर रहा है आपको। जो अगर उसने आपको इंटेंशनली कुछ गलत कम्युनिकेट किया आपके बारे में, तब वो डिफेमेशन के अंदर आता है। बट अगेन, अगर आपने गुस्से में कुछ लड़ाई झगड़े में किसी को कुछ लाइक अब्यूज कर दिया है, तो ऑल दैट डजंट कम अंडर डिफेमेशन, बिकॉज वो पता चलता है ना कि वो आपने गुस्से में किया है। वो जो कुछ भी आप गुस्से में बोलते हो, दैट डजंट डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ द अदर पर्सन। अगर आप किसी को अब्यूज कर लो तो वो सच में उसको डिफाइन नहीं करता, वो तो जस्ट इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ योर एंगर। Innuendo, sometimes it happens that the statement being used to defame may be prima facie innocent, या थोड़ा space है, but becomes defamatory because of the some latent or hidden meaning. In such case, plaintiff must prove the hidden meaning, which is the innuendo, if he wants to file a suit of defamation. So what innuendo means a hidden meaning. Okay, so कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ statements आपको ऊपर से देखो तो बहुत सही लगेंगे, like इसमें कुछ harm नहीं है, ऐसा statements लगेंगे, but अगर आप उसके hidden meaning पे जाओगे, उसके second meaning पे जाओगे, तो there is some डिफेमेटरी स्टेटमेंट। ओके, कुछ उसमें ऐसा होता है जो दूसरे इंसान का रेपुटेशन डाउन कर रहा है। सो फॉर एन एग्जांपल, इफ देयर इज अ मैरिड कपल ए एंड बी एंड अ न्यूज़पेपर पब्लिशेस कि बी की अभी ए से एंगेजमेंट होने वाली है। सो यहाँ पे ये एक फॉल्स स्टेटमेंट तो है, क्योंकि ए और बी तो मैरिड है, बट आपको लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट में क्या ही गलत है, इसमें डिफेम करने जैसा तो कुछ भी नहीं है, बट है, क्योंकि अगर बी की अभी एंगेजमेंट ए से होने वाली है, सो दैट मीन्स कि बी और ए एक साथ रह रहे विदाउट बीइंग मैरिड, एंड दैट लोअर्स डाउन द रेपुटेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। बिना बिना शादी के दे आर लिविंग टुगेदर। लाइक फॉर देम इट कैन बी, किसी को ये बुरा लग सकता है ना कि आप फिर ये पोर्ट्रे कर रहे हो कि वी आर लिविंग टुगेदर विदाउट बीइंग मैरिड, जबकि सच्चाई ये है कि वी आर लिविंग टुगेदर आफ्टर बीइंग मैरिड। तो उसका ओपिनियन, सो इन दैट केस ए और बी का रेपुटेशन डाउन होता है, उनका ओपिनियन, उनके बारे में जो लोग सोचते हैं वो चेंज होता है, वो डिक्रीज होता है। सो दैट इज व्हाट इन्वेंडो मीन्स, इट मीन्स a hidden or latent meaning. Second condition, it refers to the plaintiff. It is immaterial that the defendant did not intend to defame the plaintiff if the person to whom the statement was published could reasonably infer that the statement referred to the plaintiff, the defendant is nevertheless liable. So second condition ये है कि डिफेंडेंट ने जो कुछ भी बोला ना, वो प्लेंटिफ को ही रिफर करता है। ऐसा, और ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफेंडेंट चाहता नहीं था कि प्लेंटिफ डिफेम हो, बट ये क्लियरली इन्फरेबल है, इन्फर किया जा सकता है कि डिफेंडेंट ने जो भी बोला वो प्लेंटिफ के लिए ही बोला, सो डिफेंडेंट विल बी लायबल। रिपीटिंग अगेन, कभी कभी ऐसा होता है कि डिफेंडेंट चाहता नहीं था कि वो प्लेंटिफ को डिफेम कर, वो मे भी किसी और को करना चाहता हो या जो भी रीजन था, वो कभी कभी शायद प्लेंटिफ को इंटेंशनली डिफेम नहीं करना चाहता है, बट अगर ये इन्फर हो रहा है कि वो स्टेटमेंट्स प्लेंटिफ को ही रिफर हो रहे हैं, मतलब अगर प्लेंटिफ को समझ आ रहा है कि स्टेटमेंट तो डायरेक्टली मेरे ऊपर ही रिफर हो रहे हैं, तो प्लेंटिफ डिपेंडेंट को स्यू कर सकता है और डिपेंडेंट लायबल होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि डिपेंडेंट इंटेंशनली डिफेम नहीं करना चाहता था प्लेंटिफ को। थर्ड कंडीशन, इट हैज बीन पब्लिश्ड कम्युनिकेटेड टू एटलीस्ट वन पर्सन अदर दैन द क्लेमेंट। सो ये मैंने पहले ही बताया कि डिफेमेशन करते वक्त ये ज़रूरी है कि जिसने डिफेमेशन किया है, डिपेंडेंट, उसने किसी तीसरे इंसान को ये बात बोली हो या लिख के बताई हो, ये ज़रूरी है, तभी डिफेमेशन होता है। अगर उसने आके आपको ही सिर्फ ये सब बोला है तो डिफेमेशन नहीं है, क्योंकि तब तो आपका रेपुटेशन किसके ही मन में डाउन हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो इसका एक एग्जांपल ये है कि लाइक मान लो देयर आर टू पर्सन्स, अगेन ए एंड बी, आई यूज अ लॉट, बहुत बार यही ए एंड बी यूज कर रही हूँ, बट ओके। सो सपोज ए एंड बी आर हस्बैंड वाइफ, ओके, बी इज अनएजुकेटेड एंड इट लाइक उसको पढ़ना भी नहीं आता, सो ए बहुत डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स लेटर में लिख के बी को भिजवाता है, और क्योंकि ए उसका हस्बैंड है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि बी वो पढ़ नहीं सकती, वो किसी और के पास वो लेटर लेके जाएगी कि वो उसको पढ़ के बताए, तो यहाँ पे ए जो है वो ही विल बी लायबल फॉर डिफेमेशन। क्यों? क्योंकि उसने इंटेंट वो जानता था कि वो कि बी उसको नहीं पढ़ पाएगी और वो थर्ड पर्सन के पास जाएगी, और थर्ड पर्सन के जाने की वजह से डिफेमेशन तो कमिट हो जाता है, बिकॉज ही इन अ वे ही इंटेंशनली ही वांटेड कि वो थर्ड पर्सन के पास जाए, क्योंकि अगर वो नहीं चाहता तो फिर वो शायद एक वॉइस नोट भेजता या जो भी करता, अगर उसको पता है कि वो नहीं पढ़ सकती और वो तीसरे पर्सन के पास जाएगी, फिर भी वो लिख के उसको दे रहा है, सो दैट मीन्स कि वो इंटेंशनली वो चाहता ही है कि वो थर्ड पर्सन के पास ये कम्युनिकेट हो जाए, सो इस केस में भी ही इज लायबल।
इवन तो वो लेटर बी को ही भेजा था, बट क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता था कि बी किसी और के पास लेके जाएगी ही, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता, सो यहाँ पे ए लाइबल होगा. सो डिफेंसेस अंडर डिफेंस, डिफेमेशन, justification of truth is complete defense. It is available even if the statement is made malicious. So अगर आप जो बोल रहे हो, जो भी डिफेंडेंट है, अगर जो उसने जो कुछ भी बोला अगर वो ट्रुथ है, तो वो कंप्लीट डिफेंस है. फिर वो केस लाइक इट्स नॉट इवन ऑथेंटिक इवन टू कैरी फॉरवर्ड. वो पूरी तरह से एक डिफेंस है जिसकी वजह से उसकी लाइबिलिटी एब्सॉल्व हो जाती है. उसको उसको वो लाइबिल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसने जो कुछ भी बोला है वो सच बोला है. इवन तो उसने ये इंटेंशनली, मतलब गलत इंटेंशन से बोला हो, उसका इंटेंशन गलत ही हो कि उसको बदला लेना है या उसको बी का रेपुटेशन डाउन करना है, भले ही उसका मैलिशियस इंटेंशन हो ये करते वक्त, पर अगर उसने जो बोला है वो सच है, तो वो डिफेमेशन के अंदर नहीं आता है. सेकंड, फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मेकिंग फेयर कमेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. तो अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट पे कुछ ऐसा फेयर कमेंट करते हो, तो भी वो एक डिफेंस है. फॉर एग्जाम्पल, जब मीडिया कुछ भी कमेंट लाइक कुछ भी पब्लिश करती है, जैसे कि अगर उसने पब्लिश किया कि पार्टी XYZ के आने के बाद से क्राइम रेट और बढ़ गया है, किसी किसी एक सिटी, लाइक किसी भी एक सिटी में XYZ के पार्टी के गवर्नमेंट आने के बाद द क्राइम रेट हैज़ इंक्रीज. सो ये एक फेयर कमेंट है, एक पब्लिक इंटरेस्ट, लाइक पब्लिक इंटरेस्ट है ना, क्राइम का बढ़ जाना, क्राइम रेट का बढ़ जाना इज अ पब्लिक इंटरेस्ट. और उसके ऊपर उसने एक सही कमेंट किया, फेयर कमेंट किया, ये फैक्ट्स पे बेस्ड है. तो ये मीडिया इसका डिफेंस ले सकती है. मीडिया को डिफेमेशन के लिए सू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने एक पब्लिक इंटरेस्ट पे एक फेयर कमेंट किया है जो कि सच है. थर्ड Third, defense is privilege. Absolute privilege. There are two types of privilege. Absolute privilege allowed to be made when larger interests of the community overrides the interests of the individual. It is provided to judicial, parliamentary, state, military and naval proceedings. तो absolute privilege तब होता है जब इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से बड़ा हो जाता है, लाइक ठीक है. सो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स करने पड़ते हैं जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी के लिए अच्छे हैं, ठीक है. इट इज़ डन फॉर द लार्जर गुड ऑफ द कम्युनिटी, बट वो एक इंडिविजुअल के लिए इट्स हार्मफुल, लाइक वो उसका रेपुटेशन डाउन करता है या उसको इंजरी कॉज करता है. सो दैट केस द प्रिविलेज ऑफ एब्सोल्यूट प्रिविलेज कम्स इन, और वो इट कैन बी यूज एज अ डिफेंस. सो ऐसे स्टेटमेंट्स जो जुडिशियल, पार्लियामेंट्री या ऐसे प्रोसीडिंग में किए जाते हैं, वो डिफेमेशन के अंदर नहीं आते. सेकेंड इज क्वालिफाइड प्रिविलेज, कम्युनिकेशंस मेड इन द कोर्स ऑफ लीगल, सोशल और मोरल ड्यूटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट विद नो मेरिस. ऑलमोस्ट सेम है. जो लीगल ऑलमोस्ट सेम है कि कभी लीगल, सोशल या मोरल ड्यूटी एक्सरसाइज करते वक्त अगर उन्हें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स करने पड़ते हैं जो जो which is done for the protection of common interest of the public, और उसमें कोई malicious intention नहीं है, then it comes under qualified privilege, and again it can be used as a defense. So um, in this video we have discussed negligence and defamation in detail. I hope तुम लोग सबको समझ ही आया होगा, and this is it for this video. We'll be meeting in the next video. Till then, bye.